हाँ जी, नमस्कार। सिलेक्शन प्लस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आप सभी की एसएससी जीडी की एग्ज़ाम 23 फरवरी से होनी थी। वो किसी कारणवश पोस्टपोन हो गई और नई डेट अब तक जारी नहीं हुई है। हमने पहले भी RWA की जो गर्मी सागर बुक आती है उसके कई टॉपिकों को पढ़ा और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बुक की कंप्लीट पॉलिटी को पढ़ने का काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो हम लोग पढ़ते हैं वो 2 चरणों में पढ़ते हैं। उसमें से एक तो होगा 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में भारत के संविधान का विकास पढ़ेंगे। एक तो अपन जो कंपनी का शासन रहा, आपकी कंपनी कौन सी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी आई। दूसरी, जब आपकी 1857 की क्रांति हो जाती है, उस क्रांति के बाद में ताज का शासन हो किसके? ब्रिटिश ताज के नेतृत्व में जो आपके शासन होने लग जाता है, उसके अंदर संवैधानिक विकास जो होता है उनको अपन 2 चरणों में इस भारतीय संवैधानिक के विकास को पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले एक एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या हुआ? जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। और इसके साथ क्या हुआ था? 1774 में कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर इलिजाह इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बने। सर इलिजाह इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। आइए चलते हैं। देखिए, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का नाम जो दिया गया वो दिया गया था आपके कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये आपने और हमने अभी पढ़ा। 1773 के रेगुलेटिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके साथ ही अपन ने पढ़ा कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने और हमने पढ़ा। आइए आगे चलते हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर इलिजाह इम्पे। सर इलिजाह इम्पे कौन थे? इसके मुख्य न्यायाधीश थे। देखो, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा अलग किया गया। इसमें क्या है कि 1784 के अंदर एक आया था आपका कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। इसके अंदर 2 बने, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी व्यापारिक जो शासन के कार्य थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। किसके तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा प्रदान की गई। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम द्वारा बनाया गया। 2 पॉइंट क्या बताए हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें क्या कहा गया कि जो ईसाई मिशनरी है वो भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भारत में धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया उसमें कहा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब तक, वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। किसका होगा? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। और विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इस अधिनियम के तहत बनते हैं। ठीक है, ये चलते हैं आगे। उसके बाद है सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया। ठीक है। देखो, अपने जो कंपनी का शासन काल था, तो कंपनी का शासन काल है 1773 से लेकर 1858 तक। इसके शासन काल के जो मुख्य बिंदु
जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उनको हम लोगों ने पढ़ा है। उन बिंदुओं को अगर मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवाऊँ तो सबसे पहले फर्स्ट बिंदु में जो जिक्र होगा वो ये होगा कि आपके एक 1773 के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या हुआ, 1774 में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1774 में आपके कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसके मुख्य न्यायाधीश इलिजाह इम्पेस थे। सर इलिजाह इम्पेस के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद क्या हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की आज़ादी दी गई। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं। ये कंपनी के शासन के अधीन था। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ब्रिटिश ताज के अंदर देखिए 1857 की क्रांति, एक 1857 की क्रांति होती है जो इतिहास का मुख्य रूप से टॉपिक है। इसी 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत के अंदर होता है उसको उठा दिया जाता है और भारत में सीधा जो शासन हो जाता है वो ब्रिटिश ताज का होता है। इतिहास के एक अपना जो टॉपिक है 1857 की क्रांति जो अपन आगे पढ़ेंगे वही सबसे बड़ी यहाँ की बदलाव के कारण बनती है। आगे चलते हैं। देखिए, भारत का शासन कंपनी के से छीनकर ब्रिटेन क्राउन के हाथों में टाउन के भारत शासन अधिनियम द्वारा सौंपा गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और कैनिंग प्रथम वायसराय थे। यानी जो आपका क्या हुआ था, देखो 1833 पढ़ा था अपन ने, 1833 में क्या हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको किसका बना दिया गया था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लेकिन फिर क्या होता है, 1858 का जो अधिनियम आता है, 1858 के अधिनियम में ये लोग क्या करते हैं कि इसका पोस्ट का नाम अब गवर्नर जनरल नहीं है, इस पोस्ट का नाम तो वायसराय है। इस पोस्ट का नाम है वायसराय है। और कौन, कैनिंग प्रथम वायसराय बनते हैं। आइए आगे चलते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 के भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के तहत की गई। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई। भाई मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का है, दोनों के सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु है महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार 1919 के अधिनियम में मिला था। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना और प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा की गई थी। एक संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। भारत के अंदर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है जो अपन वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। भारत को स्वतंत्र करने और भारत पाकिस्तान विभाजन को लागू करने के जो प्रस्तुत की थी वो कौन सी योजना थी, माउंटबेटन योजना थी। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा का गठन और होने की बैठक, ये अपन ने कंपनी का शासन पढ़ा, ब्रिटिश ताज का शासन पढ़ा। उसके बाद अपन देखते हैं संविधान सभा की जो प्रक्रिया कैसे शुरू हुई और जो विभाजन की योजना थी वो आपको पता है
कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत प्रस्तुत की गई। आइए चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सुझावों पर किया गया था। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के सुझावों पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जिसमें प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सीट रखी गई। प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सीट रखी गई। किसमें? संविधान सभा के अंदर। ठीक है, आइए संविधान सभा गठन एवं कार्य प्रणाली। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा? एम.एन. रॉय ने रखा। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट योजना 1946 के तहत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत क्या होता है? संविधान सभा का भारत के अंदर गठन होता है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसलर चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। पहली बैठक 9 को होती है, दूसरी 11 को होती है। 9 को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और 11 को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, संविधान सभा का उद्देश्य 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 289 रह गई। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखिए। भारत के अंदर द्वैत शासन प्रणाली है, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान। यहाँ से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बनता। ठीक है, और जो आपका वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है और नाममात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी दोहरी कार्यकारिणी, बहुमत दल का यहाँ शासन होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली में 75 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के संचालन में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? प्रमुख होती है। निचले सदन का विघटन प्रधानमंत्री सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता। मंत्री पद ग्रहण करते समय किसकी शपथ ली जाती है? गोपनीयता की शपथ ली जाती है। महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष, यह है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।